आज का व्याख्यान हमने चुना है बोलने के लिए 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की प्रमुख बातों के ऊपर आज मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। खास तौर से 1990 से लेकर 2000 के बीच का जो इतिहास है उस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कोई एक युगांतरकारी घटनाएं घटती हैं, जैसे कोई नए युग का आगमन हो। आप कह सकते हैं कि 1990-91 पूरे विश्व इतिहास में एक नए युग के आगमन की सूचना देता है। सबसे पहली बात इसमें नए युग के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि किस तरह से 1917 के बाद से पूरे विश्व में एक सभ्यता के रूप में जो उभर करके एक व्यवस्था आती है, एक नई सभ्यता, एक राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नई सभ्यता जिसका जो केंद्र मॉस्को या सोवियत यूनियन रहता है, वो पूरी सभ्यता पूरे विश्व की और भी जो तमाम सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को चुनौती देते हुए खड़ी होती है। और 1991 एक ऐसा समय है जिसमें सोवियत यूनियन का अवसान हो जाता है। ये सोवियत यूनियन का जो अवसान है या डिसअपियरेंस है, इसी के साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो एक कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, जो एक खास किस्म के राज्य के बारे में वकालत करता है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जो पूरे विश्व में इस तरह से प्रचलित होता है, खास तौर से 1848 जो कम्युनिस्ट पार्टी मैनिफेस्टो के साथ, कि पूरे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए बेड़ियां हैं और तुम्हें जीतने के लिए संसार है। और इसका पूरा पहला प्रयोग 1970 में सोवियत यूनियन या रूस से प्रारंभ होता है और एक खास किस्म की जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, सर्वहारा वर्ग, प्रोलिटेरिएट माने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के नाम पर जो एक सभ्यता का उत्कर्ष होता है, वो पूरी सभ्यता एक खास किस्म की इकोनॉमी, जो गैर बाजार की इकोनॉमी कह सकते हैं। गैर बाजार यहां समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें बाजार कंट्रोल्ड रहेगा, राज्य बाजार को कंट्रोल्ड करके चलेगा और राज्य जो है बाजार को नियंत्रित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था लागू करेगा और उस व्यवस्था में एक खास किस्म से वस्तुओं का उतना ही उत्पादन किया जाए जो राज्य के कैलकुलेशन में जितना लोगों को जरूरत है, और बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन न किया जाए और इसमें बाजार को नियंत्रित किया जाए। बाजार वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से सोवियत यूनियन का जो प्रयोग था वो विश्व के और भी बहुत से देशों में प्रयोग चला, जो अपने को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट देश कहे, जहां पर राज्य, जिसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के कमांड पर जो है राज्य बैठा, स्टेट वाज एट द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी। ये जो एक व्यवस्था आई, ये पूरी फिलॉसफी, पूरी आइडियोलॉजी ये ध्वस्त हो गई और जैसे डेप्रिशिएट कर दिया गया, पूरे विश्व से रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके रिजेक्शन के साथ 1991 के बाद एक विशेष किस्म की जो आइडियोलॉजी, जिसकी ओरिजिन बहुत प्राचीन काल से आप देख सकते हैं, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, एक अनडिस्प्यूटेड कैपिटलिज्म पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। और पूरे विश्व के सभी देश, यद्यपि कैपिटलिज्म के जो अगुआ देश थे वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका था, लेकिन और बाकी भी जो देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, लातिन अमेरिका के देश हैं, एशिया के और सभी देश हैं, सब जगह जैसे कोई पैनेसिया माने सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स का हल पूंजीवाद के माध्यम से और मुक्त बाजार। मुक्त बाजार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं लिबरलिज्म, इसी को कहा गया लिबरलिज्म या इकोनॉमी का उदारीकरण। इकोनॉमी का उदारीकरण का मतलब यह हुआ कि राज्य अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में भूमिका अदा नहीं करेगी और बाजार जो है सब चीजों को तय करेगा। जैसे पहले की व्यवस्था में राज्य सब कंट्रोल सिस्टम था, लाइसेंस होता था और
किस बिजनेस में कौन लोग काम करेंगे वो सबको राज्य तय करता था और कुछ व्यापारियों को मोनोपोली देता था। ये सभी चीजें एक ऐसे युग की तरफ आई जिसमें ये हुआ कि अब जो है वह पूंजीवादी रास्ते से विकास करना होगा। ये पूंजीवादी रास्ते से विकास विश्व के जिन देशों में हुआ वो तो बहुत तेजी से उनके जनता की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पढ़ाई लिखाई, वो सब बहुत उन्नति किए, जिन्हें हम लोग वेस्टर्न डेमोक्रेसीज भी कई बार कहते हैं, जो पश्चिम के लोकतांत्रिक देश थे जहां पर कि पूंजीवाद का विकास हुआ। लेकिन बाकी जो सोवियत यूनियन से संबंधित जो सिस्टम था, जैसे चाइना वगैरह भी एक बहुत बड़ा देश था, उसमें तो 1991 के पहले से ही बहुत अधिक पूंजीवाद की तरफ रास्ता डेंग शियाओपिंग ने प्रारंभ किया और 91 के बाद फिर वो लोग इस रफ्तार को बहुत आगे बढ़ाए। तो ये एक जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक ऐसे प्रकार का वातावरण पैदा होना जो डेवलपमेंट के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि एक खास किस्म का पैराडाइम शिफ्ट, एक सोच में परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट, सोच का परिवर्तन कि अब अगर देश को उन्नति करना है तो हर व्यक्ति को कोई न कोई रोजगार करे या रोजगार का समूह तैयार करे, बैंक वगैरह लोग लिबरल होकर फाइनेंस करें और फाइनेंस करके मार्केट भी लिबरल हो, मार्केट में कोई कंट्रोल सिस्टम ना हो। और इसी दौर में विदेश से सामान आपके देश में आए और आपके देश का सामान विदेश में जाए, इन सब बातों को लेकर के भी एक पूरे विश्व स्तर पर एग्रीमेंट का वातावरण बनता है, जिसके बारे में कहते हैं कि जो 1945 से लेकर 1991 तक का एक विश्व के बाजार और व्यापार का जो नियंत्रण करने का जो एक संघ था जिसे GATT कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसकी जगह पर एक नए प्रकार के संगठन के बारे में चर्चा होती है जो जाकर 1998 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आता है। और इसी के साथ ही साथ जो यूरोग्वे में बहुत सी बात होती है तमाम इकोनॉमिक मिनिस्टर्स वर्ल्ड के, यूरोग्वे राउंड ऑफ टॉक्स के माध्यम से, और एक डंकल का एक ड्राफ्ट आता है और उस ड्राफ्ट के माध्यम से पूरे विश्व के बाजार को कैसे एक तरह से सुनियोजित किया जाए, पूंजीवाद के रास्ते ले जाया जाए, जिसका जिसके जो नारे जो था उस समय का एक महत्वपूर्ण नारा ये था और अभी भी वो नारा है जिसको कहते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का फ्री मूवमेंट किया जाए ऑल ओवर वर्ल्ड। एक जमाने में कैपिटल के मूवमेंट को लेकर के तमाम रिस्ट्रिक्शंस थे कि ये अमेरिका की कैपिटल है, ब्रिटेन की है, ये फ्रांस की है, ये जापान की है, ये चाइना की कैपिटल है। सभी कैपिटल को हर एक देश अपने यहाँ अलग अलग ढंग से व्यवहार करते थे, किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, किसी को नहीं दिया, लेकिन एक जनरल एग्रीमेंट इस बात पर हुआ कि अब सभी देश के लोग किसी भी देश की पूंजी को अपने देश में लगने देंगे और उस पूंजी लगने के नॉर्म उन लोगों ने तय किए। वो नॉर्म ये तय हुआ कि अगर आप हमारे देश में पूंजी लगाते हैं तो आपको यहाँ पर कारपोरेट टैक्स आपको देना पड़ेगा। वो कारपोरेट टैक्स आप 40% से अधिक अब नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप कंपेयर करेंगे 1991 के बाद से के पहले से, तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी विदेशी मुद्रा लग रही है तो उसमें बहुत अधिक 100% का टैक्स, 200% का टैक्स, ऐसे करके टैक्स लगाते थे। एक सीमा के बाद आप कुछ पैसा कमा ही ना सके। लेकिन 1991 एक ऐसा पीरियड था जो पूरे विश्व में एक ऐसे वातावरण को जन्म देता है कि सभी देश इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में अधिक से अधिक पूंजी लगाई जाए और पूंजी लगाने के लिए वो अपने देश को बहुत ही एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच में कंपटीशन होता है कि भारत में अधिक पूंजी लगेगी विदेश की कि चीन में लगेगी, या जो विदेशी कैपिटल के लिए हेवन या स्वर्ग के इलाके थे जैसे हांगकांग जो कि बहुत लंबे समय तक आपके ब्रिटेन की कॉलोनी के रूप में था, इसी 98 वगैरह के समय में फिर वो चाइना को दिया गया। वो तमाम शर्तों के साथ हुआ कि चाइना के साथ उसके एक विशेष प्रकार के संबंध रहेंगे। तो हांगकांग जैसा एक इलाका जहां पर कि फॉरेन कैपिटल लगने पर अगर आप लाभ कमा करके ले जा रहे हैं तो उसमें कारपोरेट टैक्स बहुत कम है, 5% या 10%। तो पूरे विदेश की पूंजी हांगकांग में लगे तो हांगकांग अपने आप में एक बहुत ही विश्व का बड़ा रिच इलाका और बड़ा भारी फाइनेंस का इलाका बन के डेवलप हो। इसी तरह की बातचीत जैसे हुआ कि बॉम्बे को
बना हिंदुस्तान में डेवलप किया जाए, या कुछ ऐसे इलाके डेवलप किया जाए जहां पर अगर कोई विदेशी पूंजी लगती है तो उसमें कम से कम टैक्स लिया जाएगा। अर्थात मैं ये बात फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि 91 के बाद से पूरे विश्व में एक ऐसा कंपटीशन आया कि कैसे विदेशी मुद्रा को अपने देश में लगाया जाए। ये एक ऐसा वर्ल्ड व्यू था जिस वर्ल्ड व्यू को कहते हैं कि मुद्रा के लगाने से, माने मनी के इन्वेस्टमेंट से आपके डेवलपमेंट की रफ्तार को बढ़ाया जाए। प्लान्ड इकोनॉमी में जहां मनी को उतना नहीं लगाया जाता था, जैसे सोवियत यूनियन की इकोनॉमी हुई, उसमें राज्य इकोनॉमी में पैसा लगाया, लेकिन जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए इकोनॉमी को उतना रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप देखते हैं कि 1980 से लेकर के 86 के बीच में जो एक खास किस्म का एक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक संघर्ष का वातावरण होता है। उधर जो आपके जो वहां का राष्ट्रपति है रोनाल्ड रीगन, और वहां का कम्युनिस्ट पार्टी का जो चेयरमैन होता है जो गॉर्बाचोव, उनके बीच में एक शुरुआती दौर में बड़ी तनी तना होती है, लेकिन गॉर्बाचोव इस बात को तय करता है कि नहीं, हम अपने और उनके बीच के जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक संघर्ष उसको समाप्त करेंगे, और उस समाप्त करने में न्यूक्लियर वेपन्स कम किए जाते हैं। और ऐसी प्रक्रिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी है सोवियत यूनियन की, वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल पर आधारित होता है। लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त हो जाती है, फिर वो एक बड़े क्यास से गुजर करके अब तमाम उसके जो है नए नए स्टेट्स कायम होते हैं, और वो सभी स्टेट्स एक डेमोक्रेसी के कुछ न कुछ रास्ते को अपना करके चलते हैं। तो ये जो बिंदु है 1991 का वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने का, कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नए प्रकार के विकास के मानक उपस्थित होते हैं, और इन्हीं विकास के मानक के आधार पर खासतौर से 1995 के बाद जो यूनाइटेड नेशंस है, उसके यहाँ से हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती हैं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, और उस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, कोई नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट, वो लोग तैयार करते हैं, और उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे 17 वेरिएबल्स, उन 17 वेरिएबल्स के कॉन्टेक्स्ट में हर देश की इकोनॉमी का चित्रण किया जाता है, और उनको एक हायरार्काइज किया जाता है कि पूरे विश्व में कौन सी इकोनॉमी इन 17 वेरिएबल्स की तुलना में फर्स्ट इकोनॉमी है, और कौन कौन इकोनॉमी कहां पर है। फिर वो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें ये भी दिखाते हैं कि किसी भी देश के तमाम क्लासेस वगैरह के, उनके तमाम कम्युनिटीज वगैरह की भी चर्चा करते हैं कि कौन बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, कौन धीमे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और फिर एक बहुत बड़ा कंसेंसस उभर करके आता है कि जिन समाज में किसी के पास अगर कोई ऐसा समुदाय था उस समाज का जिसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी थी, तो उसके डेवलपमेंट का रेट तेज था। जो प्रॉपर्टी लेस लोग थे, उनके पास बस अपना श्रम बेचने के लिए था, इसलिए वो डेवलपमेंट की रफ्तार में आगे नहीं बढ़ पाए। अगर वो कोई बहुत नॉलेज वर्कर नहीं हुए, अगर वो ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, तो वो जस के तस रहे, उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए जितना कि व्हाइट कॉलर जॉब के लोग बहुत अधिक आगे बढ़ पाए, नॉलेज वर्कर जिन्हें कहा गया वो। तो इस तरह से ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप होता है जिसमें कि पूरे विश्व के एक एक सोसाइटी का अध्ययन करके, और जैसे पूरा एक नॉर्म तय हो जाए कि अब सभी सोसाइटीज को अगर डेवलप होना है तो उन सभी लोगों को एक खास किस्म के अपने देश में लिबरल इकोनॉमी देनी होगी। एक लिबरल इकोनॉमी माने उदारवादी अर्थव्यवस्था, और उस उदारवादी अर्थव्यवस्था की पहचान ये होगी कि स्टेट के द्वारा कंट्रोल करके ना तो बाहर से आने वाले सामानों पर कंट्रोल किया जाएगा, सिवाय इसके कि 40% का उनको कारपोरेट टैक्स, या भारत में आकर के करेंगे, कोई सामान लेकर बेचेंगे तो उस पर जो है कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। या इसी के साथ एक और बात जो कि जानने का है, जो कॉन्सेप्ट उभर करके आया, तो उसे एंटी डंपिंग लॉ भी कहते हैं, ये जानना चाहिए। एंटी डंपिंग लॉ अर्थात कोई भी देश आपके देश में कोई सामान ला करके बेच रहा है तो इतने सस्ते दाम पर ना बेच दे कि जिससे लगे कि इनका दाम इनके प्रोडक्शन कास्ट से भी नीचे है। तो वर्ल्ड में कोई ऐसा कंपटीशन ना पैदा हो कि एंटी डंपिंग, डंप कहते हैं कोई सामान को आकर आपके देश में फेंक दे, इतने सस्ते में फेंक दे कि आपकी खुद
आपका मैन्युफैक्चरिंग एकदम उससे समाप्त हो जाए। तो इन सब कानून के साथ ही तब और भी बहुत से कानून जो पहले के थे उनको नए ढंग से, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब बातें जो है उभर करके इंटरनेशनल लेवल पर आई कि अगर आप किसी देश में कोई आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर कोई चुरा रहा है, कोई देश चुरा रहा है, कोई कंपनी चुरा रही है, किसी ने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया और उसको जो है अपने ही देश में रजिस्टर्ड करा लिया, तो कहीं पर भी कोई दूसरा देश अगर चुरा रहा है तो उस देश के अंदर जाकर के आप मुकदमा कायम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको ये चुरा रहा है। और उसमें जो न्यायालय होंगे वो इसमें कहा गया कि वही न्यायालय होंगे, सुई जेनरिस शब्द का प्रयोग किया गया, सुई जेनरिस न्यायालय होंगे, वो उसी देश के न्यायालय होंगे जो ईयर मार्क किए जाएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में देखे जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिनको कि आपको देखने की जरूरत है कि अगर 1990 से 2000 के बीच के वर्ल्ड हिस्ट्री को अप्रिशिएट करना पड़ेगा तो इसको देखना होगा। इसी के साथ विश्व इतिहास में एक नए प्रकार के फोर्स खड़े होते हैं पूरे विश्व में, जिसको कहते हैं कि फंडामेंटलिज्म का राइज। जो एक फंडामेंटलिज्म है, एक फंडामेंटलिज्म को कैसे डिफाइन किया जाए कि विश्व में हर एक देश में ये एक प्रघटना दिखाई देती है कि हर देश में विभिन्न धर्म के लोग अपने धर्म की मूल भावना को लेकर के एसर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सोशलिज्म का अंत हो गया, या एक खास किस्म के वैज्ञानिक चिंतन का अंत अगर आप कहिए, एक खास प्रकार का 19वीं शताब्दी का जो वैज्ञानिक चिंतन था, जो रिलीजन को भी बड़े वैज्ञानिक ढंग से सोच रहा था और रिलीजन को थोड़ा पीछे कर दिया था, उन सभी समाजों में एक खास किस्म के आंदोलन उभरते हैं जो एक खास तरह से उनके धर्म के एक मौलिक बातों को लेकर या फंडामेंटल बातों को लेकर या तात्विक बातों को लेकर खड़े होते हैं। ये आप देखेंगे कि चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे विश्व का जो इस्लामिक समाज है या आपका क्रिश्चियन समाज है, इन सभी समाजों में एक खास प्रकार का आंदोलन खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे भारत के समाज में आप देखें 80 के दशक से ही एक खास किस्म का आंदोलन चलता है, जो कि स्वतंत्रता के समय उस आंदोलन के बारे में चर्चा होती है जरूर। 1948-49 में एक राम मंदिर का आंदोलन, जैसे आप कहते हैं, राम मंदिर का आंदोलन भी एक खास किस्म का फंडामेंटलिस्ट आंदोलन है जो 80 के दशक में आकर के एक नए प्रकार की ग्रामर लेकर खड़ा होता है और खास तौर से 92 आते आते एक विशेष किस्म का विस्फोट कायम करता है। और इस तरह से पूरे भारतवर्ष के जो राजनीति का जो ग्रामर है, जो उसकी जो एक उसके जो डायलॉग है, उसके जो डिस्कशंस है, उसके जो इंटरकोर्स है, वो सब चेंज हो जाता है और एक नए प्रकार का जो है वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऐसे में ही इसी दौर में एक खास ढंग की का भी आंदोलन खड़ा होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि जिसे आइडेंटिटी का मूवमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी मूवमेंट आप किसी भी देश में बहुत प्राचीन काल से देख सकते हैं कि तमाम प्रकार के आइडेंटिटी मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन का पीरियड 1991 के बाद का पीरियड एक विशेष प्रकार का आंदोलन पूरे विश्व में खड़ा होता है, जिसमें हमारी आइडेंटिटी क्या है और अगर हम जैसे भारत के संदर्भ में समझना हो तो हम बैकवर्ड कास्ट के हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो हमारी आइडेंटिटी के अनुसार हमको जो चीजें समाज में मिलनी चाहिए और उसको मिलने के लिए जो एक बहुत बड़ा, जिसमें एक शब्द का प्रयोग होता है मेटा नरेटिव कहते हैं। मेटा नरेटिव माने नेशनलिज्म, पूरे भारत के लोग सब लोग एक हैं। तो उसमें कई लोग कह सकते हैं कि हम पूरे भारत के लोग एक हैं, लेकिन हम उसमें नहीं हैं, हम लोग तो छूट गए हैं। तो हम लोगों के लिए अलग से सोचिए, अगर आप भारत राष्ट्र का नाम लेकर के हम लोग जो कि समाज के मार्जिन पर बैठे हुए हैं, हमारे बारे में अगर अलग से नहीं कोई चर्चा हो रही है, तो हम अपनी अलग चर्चा कराने के लिए अपने को एसर्ट करेंगे, अपने को कहेंगे कि हमारा ये काम होना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे विश्व में 91 के बाद से जो बड़े बड़े राज्यों के समूह थे, वो सभी बड़े राज्यों के समूह टूटते हैं और टूट करके नए प्रकार के राज्यों का निर्माण होता है, जो एक खास किस्म के
उनकी जो प्राइमॉर्डियल लॉयल्टी है, जो प्राचीन लॉयल्टी है, उस पर वो लोग खड़े होते हैं और इस तरह से एक नए ढंग के राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करते हैं। और राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के संदर्भ में भी, माने राष्ट्रीय राज्य माने नेशन के आधार पर राज्य, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन नेशन के आधार पर राज्य बनेगा तो कौन सा नेशन डोमिनेट करेगा, नेशन का कौन सा भाग डोमिनेट करेगा, माने किसके पक्ष में राज्य आएगा, इन सब की तमाम प्रकार की डिबेट्स होती है। और उसी में जो इंटरनेशनल लॉ वगैरह जो बहुत अधिक डेवलप होते हैं, खासतौर से WTO वगैरह के अस्तित्व में 98 के आने के बाद ये बहुत चर्चाएं होने लगी कि जो सॉवरेनिटी है, राज्यों में संप्रभुता की जो अवधारणा है, उस संप्रभुता की अवधारणा को भी बहुत दूरी तक जाकर के जिसे कहा जाए कि उनकी सख्ती को कम किया गया और इंटरनेशनल लॉ को सभी देशों ने अप्रिशिएट करने के लिए ये नहीं कि हमारी सॉवरेनिटी है तो हम इंटरनेशनल लॉ नहीं स्वीकार करेंगे, हमारी सॉवरेनिटी है लेकिन हम इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए हैं। ये बातें 91 के बाद से बहुत अधिक लोगों ने बड़े स्वतः स्फूर्त ढंग से स्वीकार किया, स्पॉन्टेनियसली स्वीकार किया कि भाई हम लोगों को जो है अपने देश में ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो इंटरनेशनल लॉ के करस्पॉन्डिंग खड़ा हो। और इसी दौर में एक बड़े खतरनाक ढंग से एक खास किस्म का आंदोलन खड़ा होता है, जो आंदोलन सोवियत यूनियन और अमेरिका के कोल्ड वॉर के समाप्ति के बाद कुछ खास इलाकों में समाप्त होता है, जिसमें आप अफगानिस्तान का नाम ले सकते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में 1989 वगैरह में, 1989 क्या समझिए कि 1980 के पहले 1979 वगैरह में जिस तरह से अफगानिस्तान में एक खास किस्म का सोवियत प्रयोग किया जाता है, सोवियत सेनाएं टैंक वगैरह आती हैं और वहां का जो राजशाही होती है उसको समाप्त करके जिस तरह से एक खास किस्म के कम्युनिस्ट पार्टी को वहां स्थापित किया जाता है और उस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ रोनाल्ड रीगन जिस तरह से तमाम एक तालिबान जिसे कहते हैं, जो विद्यार्थी हैं, एक खास प्रकार के लोग, उन लोगों को डेवलप किया जाता है आइडियोलॉजिकली धर्म का आधार दे करके, खास तौर से अफगानिस्तान में। और उनको अमेरिका बहुत से तमाम जो कहते हैं कि स्टिंजर मिसाइल देता है, AK-47, AK-56 वगैरह देता है, उन सबको दे करके सोवियत यूनियन के तमाम जो जहाज वहां आते हैं उन सबको गिरा देता है और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में बुरी तरह से परास्त होकर के चला जाता है। और उसके परास्त होकर जाने के बाद, अफगानिस्तान से परास्त होने के बाद और खुद सोवियत यूनियन के अवसान के बाद, अमेरिका उन तमाम तालिबानी लोगों से कहता है कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, $2 लाख ले लीजिए, और जो हमने आपको स्टिंजर मिसाइल और AK-47 दिए हैं, AK-56 दिए हैं, वो सब हमें आप लौटा दीजिए। तो वो सभी जिन्हें आप कह लीजिए कि एक खास किस्म के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब हम ये सब हथियार नहीं आपको लौटाएंगे। और वो लोग एक खास, अफगानिस्तान को आप जैसा कि जानते हैं कि अफीम की खेती का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा और अफीम की खेती जिन जिन विश्व के देशों में हुई है, चाहे वो साउथ अमेरिका के मैक्सिको वगैरह का नाम लीजिए और भी बहुत से देश हैं, उन सभी देशों में एक खास किस्म के, आप चाहे तो कह सकते हैं, एक बड़े ही हम चलिए और कोई शब्द नहीं मिला, बीमार राज्य, एक बीमार राज्यों का अभ्युदय होता है इन सभी देशों में, जहां पर राज्य पर एक खास किस्म के माफिया लोगों का जो है कब्जा होता है, चाहे वो धर्म के नाम पर या वो अफीम का व्यापार करके पैसा इकट्ठा करके धर्म को इन्वोक करके राज्य को कब्जा करते हैं। और अपने उस कब्जे को कायम रखने के लिए वे लोग एक विशेष किस्म की धर्म की आइडियोलॉजी की सहायता लेते हैं। और ऐसे संदर्भ में आप सब मैंने ये जानने की बात है कि जैसे चल करके आगे चल करके वो इमर्ज करते हैं, IS वगैरह इमर्ज करते हैं, उसमें किस तरह से इस्लामिक जगत के लोग एक खास किस्म से टर्की के खलीफा के संदर्भ में एक विशेष प्रकार के गौरव को भाव लेकर के पूरे विश्व का इस्लाम का कब्जा किया जाए, इस प्रकार के सिद्धांत लेकर के खड़े होते हैं और एक बड़े हिंसा का वातावरण बनाते हैं। ये भी एक परिप्रेक्ष्य है जो 1991 के बाद दिखाई देता है। इसी परिप्रेक्ष्य के साथ ही साथ अब ये भी ध्यान देने की बात है कि किस तरह से सऊदी अरेबिया का एक सिविल इंजीनियर जैसे ओसामा बिन लादेन
वो किस तरह से अपने पैसे के बल पर अमेरिका में व्यापार खड़ा करता है। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, खासतौर से जो जूनियर बुश और सीनियर बुश दोनों को अपनी कंपनी में नौकर रखता है, वो माने एडवाइजर या रखता है, और वो किसी तरह से अमेरिका से उसकी कॉन्फ्लिक्ट होती है। अमेरिका से ओसामा बिन लादेन की कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस को लेकर के होती है, और सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का कारण ओसामा बिन लादेन की तरफ से आता है कि वो खुद सऊदी अरेबिया में एक डेमोक्रेसी चाहता है, और सऊदी अरेबिया का जो सिस्टम है, जो अमीरों का सिस्टम है, जो वहां राजशाही है, उस पूरे राजशाही की बैकिंग यूएसए करता है। इस बैकिंग को यूएसए करने के कारण, जैसा कि एक सिंपल वे में बताया गया, कि ओसामा बिन लादेन का अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में ओसामा बिन लादेन बहुत दूरी तक जाकर के प्लान करता है। और जैसा कि सब पता है कि किस तरह से 9/11 की घटना 2001 में घटती है। ये जो 9/11 की घटना है, ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक घटना कह सकते हैं, जो कोल्ड वॉर के बाद का जो नया विश्व पैदा होता है, उसमें कैसे एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को यूज करते हुए, उस आइडियोलॉजी को यूज करते हुए अमेरिका को परास्त करने का प्लान करता है। यद्यपि अमेरिका को परास्त वो नहीं कर पाता है, और वो आगे चल करके उसको खुद ध्वस्त हो जाना पड़ता है पाकिस्तान के एटमाबाद में। जिस तरह से जब वहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा रहता है, तो एकदम लाइव ढंग से उसको कैसे पकड़ा जाता है, और कैसे पाकिस्तान एक, क्या कहा जाए, कमजोर देश, उसके सेना के बगल में ही इसने अपना आश्रम बनाया हुआ था ओसामा बिन लादेन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको कि ध्यान देने की जरूरत है, कि किस तरह से ये जो 1991 के बाद विश्व में किस तरह की फोर्सेस इमर्ज कर रही हैं, खासतौर से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की, भारत में आप कह सकते हैं तो हिंदू फंडामेंटलिज्म की, और क्रिश्चियन लोगों के बीच में भी एक खास किस्म की कोशिश की जाती है कि क्रिश्चियन यूनिटी की कोशिश की जाए। जो खासतौर से बुश ने जब 9/11 की घटना घटती है, तो कहता है, उसके मुख से स्वाभाविक रूप से निकल जाता है कि अब क्रूसेड होगा। क्रूसेड धर्म युद्ध को कहते हैं, जो यूरोप में मध्यकाल का एक बहुत बड़ा जो आंदोलन चलता था, जिसमें कि क्रिश्चियन लोग और मुसलमान लोग संघर्ष करते थे, और बड़े बड़े राज्य जो है वो जैसे होली रोमन एम्पायर, और उसका जो मुखिया होता था वो क्रूसेड के पक्ष में था, और इधर जो टर्की के सुलेमान वगैरह थे वो लोग, बड़ी लंबी लड़ाइयां होती रही, उसमें यूरोप में राज्य व्यवस्था का अभ्युदय होता है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है वह किस तरह से 2001 के समय उभर करके आता है, और ऐसे ही समय में सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक जो है 98 में आती है, जिसका शीर्षक होता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कि सभ्यताओं के बीच संघर्ष की बात। कहाँ कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात कहा था, वहां पर उसकी जगह पर एक सभ्यताओं के संघर्ष की बात कहता है, कि पूरे विश्व में सभ्यताओं का आपस में संघर्ष होगा। ये उसकी एक बात, एक डायलॉग के रूप में आप कह सकते हैं कि थी। ऐसे कोई सभ्यताओं का संघर्ष जैसा वातावरण बनते बनते रह गया, ऐसा नहीं हुआ। पूंजीवाद के विकास ने सभ्यताओं के संघर्ष को, पूंजीवाद के अपने खुद के, अगर पूंजीवाद कोई एक ऐसा जिसे कहा जाए कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सभी लोगों को आप अपने में घुला लेता है। पूंजीवाद एक ऐसा द्रव है जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को अपने आप में मर्ज कर ले, अपने आप में घुला ले। तो इस तरह से सभ्यताओं के संघर्ष का जो एजेंडा है वो घुल जाता है, वो खत्म होता है, और मेन एजेंडा पूरे विश्व में आता है, जो कि बहुत पहले से, जिसको तमाम मार्क्सवादी ढंग से भी लोगों ने इस बात को, लेनिन वगैरह ने भी कहा था, कि किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों का जो है राइज होता है। पूरे विश्व में मल्टीनेशनल कंपनियां राइज होती हैं, जो कोई 91 से उनको ट्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 91 के बाद से आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में मल्टीनेशनल कंपनी बना करके पूरे विश्व के बाजार को कब्जा करने का एक बहुत बड़ा अभियान, जो पहले एक शर्म भी थोड़ी रही होगी कि मल्टीनेशनल कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम कंपनियां फ्रांस की सब व्यापार करके पूरे विश्व को साम्राज्यवाद के अधीन ला दी थी। लेकिन अब जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियां इस तरह से उभर के आई कि अगर मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका के ओरिजिन की है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो अमेरिका में ही उसका ऑफिस रहे, वो एशिया के भी तमाम जगहों पर अपना ऑफिस बना करके अपने प्रोडक्शन की यूनिट एशिया में रखे, और उसके माध्यम से पूरे विश्व में
अपने ब्रांड का, अपने सामान का उसका प्रचार प्रसार करे। तो ये एक नए ढंग का जो जिसे कहते हैं आपकी मल्टीनेशनल कंपनियों का राइज होना, और उस राइज में जो नेशनल कंपनियां हैं वो सब या तो ध्वस्त हो जाएं या अपने आप को उनमें जूनियर पार्टनर के रूप में एकोमोडेट करें। जैसे 91 के बाद से भारत में देखेंगे तो बहुत सी भारत की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, कोका कोला या थम्स अप वगैरह ये लोग हैं, तमाम भारत की बहुत सी कंपनियां, सेवन क्या क्या बहुत से नाम थे, वो सबको खरीद लेती हैं। वो सब यहाँ की कंपनियां सब विदेशी कंपनियों के अधीन चली जाती है, मोनोपोलाइजेशन में आती हैं। तो एक इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विश्व स्तर पर चाहे आप किसी भी देश का अनुभव करेंगे, चाहे कोरिया का अनुभव करिए, खासतौर से कोरिया, साउथ कोरिया के संदर्भ में भी इस पर चर्चा होती है कि कैसे 98 तक आकर के उनके देश में विदेशी कैपिटल लगती है, एकाएक विदेशी कैपिटल बाहर चली जाती है, तो उनके देश की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है, जिन्हें एशियन टाइगर्स कहते हैं। एक खास किस्म की इकोनॉमी 98 के समय एशियन टाइगर के रूप में जानी जाती है, सिंगापुर की और साउथ कोरिया की, और भी जो मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह सब के देश में एक विदेशी मुद्रा द्वारा डेवलपमेंट होने का वातावरण बनता है। लेकिन विदेशी मुद्रा ऐसे समय में यह देखने की कोशिश करती है, जिसे कहते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ द कैपिटल, कि कहां पर सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। तो फ्लाइट ऑफ द कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट आता है, एक देश से दूसरे देश में कैपिटल भाग जाए। भारतवर्ष के संदर्भ में अगर आप देखें तो 91 में प्रारंभिक जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री होते हैं तो उस समय किस तरह से भारत में एक महीने का जैसे कोई फॉरेन एक्सचेंज का बिल पेमेंट करने का पैसा नहीं था, $1 बिलियन नहीं था भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज का। तो लिटरली भारत से जो गोल्ड है वो किस तरह से ब्रिटेन जाता है, गिरवी रखा जाता है, और $1 बिलियन आपके देश में आता है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो प्रयोग किया गया शब्द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चरिंग होता है, यही रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी पूरे विश्व में, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब फॉरेन कैपिटल लगेगा, और जो सरकार के बड़े बड़े जो उद्योग लगे थे उन सभी उद्योगों से सरकार ने कहा हम पैसा विड्रॉ करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री वगैरह करके जा करके अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह के समय में तो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, अरुण शौरी वगैरह बनते हैं, कि कैसे वो सब कंपनियां जो लाभ नहीं दे रही हैं और सरकारी कंपनी सफेद हाथी की तरह से पड़ी हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में दे करके, और किस तरह से देश को कुछ ऐसा वातावरण पैदा किया जाए कि देश की इकोनॉमी ग्रो करे। इकोनॉमी ग्रो करने में जो नॉर्म देखा गया, जीडीपी वगैरह का नॉर्म देखा गया, कि भाई कैसे 91 के बाद 6 से 7 या 8-9% तक के जीडीपी के डेवलपमेंट के लिए अप्रिशिएट किया गया, और विश्व में इस तरह से डेवलपमेंट के मॉडल को बहुत स्वीकार किया गया। ये एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल स्वीकार किया गया जिसमें हर देश की अर्थव्यवस्था का रैपिड परिवर्तन हो, रैपिड चेंज हो, और ऐसे सब रैपिड परिवर्तन के वातावरण में किस तरह से लोगों की सोच में परिवर्तन होता है। यद्यपि वो सोच में परिवर्तन इतना जिसे कहा जाए रिवोल्यूशनरी नहीं है। रिवोल्यूशनरी मतलब एकदम, जैसे कि इसमें हम एक किताब का नाम लेना चाहेंगे, जैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने अमेरिका के संदर्भ में लिखा, एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा 1990 में, कि एंड ऑफ हिस्ट्री या ग्रेट डिसरप्शन नामक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पूरे अमेरिका में, खासतौर से यूएसए में, जो उनके पास सोशल कैपिटल थी, जो उनकी रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सब का, परिवार का, ये सब कॉन्सेप्ट कैसे 91 के बाद से बहुत तेजी के साथ इरोड करता है उनकी फैमिली लाइफ। यद्यपि एरिक हॉब्सबॉम ने इन सब बातों को 1970 से ही देखना शुरू किया, कि 70 के बाद से ही कैसे एक नए प्रकार का जो आंदोलन, हिप्पी आंदोलन और ये सब चला, व्यक्ति के मुक्ति का आंदोलन और किसी भी प्रकार के नॉर्म में न बदलने का आंदोलन, तो ये सब 91 के बाद से बहुत तेजी के साथ इंडिविजुअलिज्म का आंदोलन या खास किस्म के फेमिनिज्म का आंदोलन, नारीवाद का आंदोलन, नारी अपने मुक्ति को डिफाइन की। यद्यपि ये सभी आंदोलन आप 1940 वगैरह के दशक में, तो वो सब में देख सकते हैं कैसे जो है, जो जियां पॉल सार्त्र फ्रांस का चिंतक था, और उनकी जो दोस्त थी, जो किस तरह से उन्होंने सेकंड सेक्स वगैरह करके किताबें लिखा, कि कैसे जो है वह सिमोन दी बुआ जिनका नाम था, वो सभी चिंतन पहले से शुरू हुआ। सिमोन दी बुआ कैसे
एक महिला का कैरेक्टराइजेशन कैसे किया जाता है कि महिला बायोलॉजिकली एक महिला पैदा होती है, लेकिन उसे महिला समाज बनाता है। माने यू आर बॉर्न एज ए फेमिनाइन, बट हाउ यू आर कन्वर्टेड एज ए वुमन डिफाइंड बाय द सोसाइटी। आप एक वुमन के रूप में सोसाइटी आपको डिफाइन करके बनाती है। ये बातें खासतौर से जो डेवलप्ड कंट्री के जो फेमिनिस्ट हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, वो इन सब बातों को उठाती हैं। अगर इस फेमिनिस्ट मूवमेंट को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और तमाम जगहों पर देखेंगे तो वहां फेमिनिज्म का एक नया आंदोलन शुरू होता है, जिसमें पुरुष के डोमिनेशन के खिलाफ वो खड़ी होती हैं, लेकिन उस पुरुष के डोमिनेशन के खिलाफ खड़ी होने में अपने ट्रेडिशन को पूर्ण रूप में त्यागती नहीं है। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखें कि महिलाओं का एसर्शन होता है, जो जवाहरलाल के समय में हिंदू कोड अधिनियम वगैरह बनते हैं, उनके एक खास किस्म की स्वतंत्रता की बात आती है, उनके संपत्ति में अधिकार की बात आती है। लेकिन आगे चल करके ऐसा नहीं होता है कि अमेरिका की महिलाओं की तरह से हाँ भारत की महिलाएं डोमिनेंट रूप से ड्रीम करने लगे कि हमें कोई शादी भी नहीं करनी है, हमें किसी बैंक से जा करके, जहां पर कि हमें पता नहीं कि किसका ये है वीर, उसको लेकर के स्पर्म लेकर के बच्चे पैदा करना है। जैसे अमेरिका में एक जबरदस्त ये वहां पर है कि भाई हमको किसी शादी नहीं करनी है, हमें बच्चा पैदा करना होगा तो हम स्पर्म बैंक से बच्चा पैदा करेंगे। ये 91 के बाद से तेजी के साथ एक कल्चरल शॉक के रूप में लोग देख सकते हैं। यद्यपि ये पूरा आंदोलन जो 70s के दशक से दिखाई देता है, एक खास किस्म के इंडिविजुअलिज्म का बहुत अधिक ग्रोथ होना, व्यक्तिवाद का बहुत अधिक ग्रोथ होना, उस व्यक्तिवाद के ग्रोथ में इतना अधिक ग्रोथ होना कि फैमिली का, नॉर्म का, उन सबको भी चैलेंज करते हुए। लेकिन जब आप कंट्रास्ट करेंगे 91 से के बाद से एशिया के देशों का, अफ्रीका के, लातिन अमेरिका के, तो वो सभी देश जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश थे, उन सभी देशों में उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, वो पूरी कल्चरल हेरिटेज उन लोगों ने मेंटेन करने की कोशिश किया, उसको बरकरार रखा। जैसे अभी हाल में जैसे हिजाब आंदोलन चल रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई जो इस्लामिक महिलाएं हैं वो अपनी स्वतंत्रता की बात कर रही हैं। अब अगर मान लीजिए उन पर पश्चिम का नारीवादी आंदोलन का असर, उनके ऊपर सिमोन दी बुआ का असर पड़ता, जॉन पॉल सार्त्र का सेकंड सेक्स का होता, तो वो कहती कि नहीं अब ये हिजाब वगैरह कहाँ से है, ये तो पुरुष डोमिनेशन का प्रतीक है। जैसा कि बीच में कई बार महिलाओं ने, विश्व के बहुत से देशों में लोगों ने कहा भी कि किसी भी प्रकार के मेल डोमिनेशन का चिन्ह हम उसे नहीं पसंद करेंगे। लेकिन एक ये सब बिंदु जो है भी देखने के हैं कि कैसे अभी एक ट्रांजिशन स्टेज जिसे कहते हैं, एक मॉडर्नाइजेशन का अगर फ्रेमवर्क लिया जाए, आधुनिकीकरण का फ्रेमवर्क लिया जाए, और आधुनिकीकरण की अगर ये डिफिनेशन रखी जाए कि आधुनिकीकरण के माने होता है जो प्राचीन काल की जो जकड़न है, जो चिंतन की जकड़न है, जो व्यवहार की जकड़न है, उन सब जकड़न को कैसे समाप्त करके ढीला ढाला किया जाए और एक तरह से खत्म कर दिया जाए। परंपरा का जकड़न मस्तिष्क से पूरा समाप्त करके, खत्म करके, एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम स्वतंत्र रूप से खड़ा हो, एक स्वतंत्र व्यक्ति खड़ा हो, इस तरह के जो डायरेक्शन है वो पश्चिम के देशों में इस तरह का डायरेक्शन है, लेकिन एशिया के देशों में नहीं दिखाई देता है। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी करने पर कई देशों में अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। चाइना का अलग चित्र दिखाई देगा आपको, जापान का अलग चित्र दिखाई देगा। अब आप जापान का चित्र देखेंगे तो जापान ने एक विशेष किस्म का जो है सोशल कैपिटल वहां भी लॉस हुआ है। बुजुर्ग लोग अकेले पड़ गए हैं, उन लोगों को अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कि भाई मेरे साथ 2 घंटे के लिए कोई रहने के लिए आए तो मैं उसको पैसा दूंगा। इस तरह से समाज में जो प्राचीन काल से बने हुए जो नॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब किस तरह से 91 के बाद टूटते हैं और चिंतन की एक बड़ी नई धारा खड़ी होती है, जिस धारा के लिए जो शब्द प्रयोग किया पोस्ट मॉडर्न पीरियड प्रयोग किया गया। 91 के बाद से पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहा गया। अब यह है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड और पहले से भी लोग देखते हैं कि कैसे औपनिवेशवाद के खत्म होने के बाद को भी कई लोगों ने पोस्ट मॉडर्न के टेंडेंसीज को देखा। और पोस्ट मॉडर्न की टेंडेंसी यह है कि जो मॉडर्निज्म के नाम पर जो कुछ भी समाज में हुआ, जैसे मॉडर्निज्म के नाम पर पूरे विश्व में नेशनलिज्म इमर्ज किया। अभी इस समय नेशनलिज्म के खिलाफ बहुत आवाज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बहुत बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो हर देश में अगर नेशनलिज्म
लोगों को एक खास किस्म के रेजिमेंटेशन में कन्वर्ट करता है, और उस देश के लोग समझदार हैं, धीरे धीरे तो वो कहते हैं कि अगर ये नेशनलिज्म हमें रेजिमेंटेशन या किसी प्रकार के फांसीवाद में कन्वर्ट करता है तो हम उस नेशनलिज्म का विरोध करते हैं। जैसे इधर करीब 10 वर्षों के हाल के बीच में भारतवर्ष में नेशनलिज्म को लेकर के बहुत सी बहस हुई। कुछ लोग बड़े बेवकूफाना ढंग से भी बातों को उठाए। विश्व के बहुत से देशों में जो एक खास किस्म का नेशनलिज्म की जो उनकी इकाइयां बनी, उसमें तमाम लोगों ने एसर्ट करना प्रारंभ किया कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए। जो एक पहचान का आंदोलन हुआ, जिसके लिए कहा गया कि एक व्यापक पहचान, अगर मॉडर्निज्म के नाम पर नेशन स्टेट एक व्यापक पहचान था, तो पोस्ट मॉडर्निज्म की डिबेट में एक इंडिविजुअल की पहचान और अधिक कैसे एसर्ट की जाए। इंडिविजुअल अगर किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, किसी समूह को बिलोंग कर रहा है, जो समूह बहुत मार्जिन में है, तो उस पूरे मार्जिन के समूह को भी अपना एसर्शन कर रहा है। तो इस तरह से इन्हीं बातों के साथ मैं सोचता हूं कि ये एक पोस्ट मॉडर्न, एक जिसे कहते हैं कि 1991 के बाद के पूरे विश्व का जो घटनाक्रम है, उस पर इन सब शब्दों से बातें कही जा सकती हैं, और पॉलिटिकल क्षेत्र में भी और भी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इसको हम लेक्चर का सेकंड पार्ट रखेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स एज सच जो है क्या स्वरूप लेती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत